चैप्टर 17 ऊर्ध्वाधर अवरोहण। अब हमारी असली यात्रा शुरू हुई। अब तक हमारी मेहनत ने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया था। अब हर कदम पर कठिनाइयां सामने आने वाली थीं। मैंने अभी तक उस अथाह गड्ढे में झांकने की हिम्मत नहीं की थी जिसमें मैं डूबने वाला था। वो परम घड़ी आ गई थी। अब मैं या तो इस काम में हिस्सा ले सकता था या आगे बढ़ने से मना कर सकता था। लेकिन शिकारी की मौजूदगी में पीछे हटने में मुझे शर्म आ रही थी। हंस ने इस काम को इतनी शांति, इतनी उदासीनता और किसी भी संभावित खतरे की इतनी पूर्ण उपेक्षा के साथ स्वीकार किया कि मैं उससे कम बहादुर होने के विचार से ही शर्मा गया। अगर मैं अकेला होता तो शायद एक बार फिर तर्क करने की कोशिश करता, लेकिन गाइड की मौजूदगी में मैंने अपनी चुप्पी बनाए रखी। मेरा दिल अपनी प्यारी विरलेंडाइस की ओर लौट आया और मैं केंद्रीय चिमनी के पास पहुंच गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह 100 फीट व्यास का और 300 फीट गोल था। मैं एक उभरी हुई चट्टान पर झुका और नीचे की ओर देखने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खालीपन की भयावह भावना ने मुझे जकड़ लिया। मुझे लगा कि मेरा गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपनी जगह बदल रहा है और मेरे दिमाग में नशे की तरह चक्कर आ रहा है। गहरे रसातल में जाने से ज्यादा विश्वासघाती कुछ नहीं है। मैं बस नीचे गिरने ही वाला था कि एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। ये हाथ हंस का था। मुझे लगता है कि मैंने कोपेनहेगन में फ्रेल्सस चर्च में खाड़ी अन्वेषण के बारे में उतने सबक नहीं लिए जितने मुझे लेने चाहिए थे। लेकिन इस कुएं की मेरी जांच चाहे जितनी भी छोटी रही हो, मैंने इसकी बनावट का कुछ ध्यान रखा था। इसकी लगभग सीधी दीवारें असंख्य उभारों से भरी हुई थीं, जो नीचे उतरने में सुविधा प्रदान करती थीं। लेकिन अगर सीढ़ियों की कमी नहीं थी, तो फिर भी कोई रेलिंग नहीं थी। छेद के किनारे पर बंधी एक रस्सी हमें नीचे उतरने में मदद कर सकती थी। लेकिन दूसरे छोर पर पहुंचने पर हम इसे कैसे खोलते? मेरे चाचा ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय अपनाया। उन्होंने एक उंगली जितनी मोटी और 400 फीट लंबी रस्सी खोली। पहले उन्होंने इसका आधा हिस्सा नीचे गिराया, फिर इसे सुविधाजनक रूप से उभरे हुए लावा ब्लॉक के चारों ओर से घुमाया और बाकी आधे हिस्से को चिमनी से नीचे फेंक दिया। फिर हम में से हर कोई रस्सी के दोनों हिस्सों को हाथ से पकड़कर नीचे उतर सकता था, जो अपने आप अपनी पकड़ से नहीं खुल पाते थे। जब 200 फीट नीचे होते तो एक छोर को छोड़कर और दूसरे को नीचे खींचकर पूरी रस्सी को अपने कब्जे में लेना आसान होता। फिर यह अभ्यास फिर से अनंत तक चलता रहता। अब मेरे चाचा ने ये तैयारियां पूरी करने के बाद कहा, अब हम अपने सामान की देखभाल करें। मैं उन्हें 3 भागों में बांट दूंगा। हम में से हर एक अपनी पीठ पर एक एक सामान बांधेगा। मेरा मतलब सिर्फ नाजुक सामान से है। बेशक हमें उस मद में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हंस औजारों और रसद के एक हिस्से का प्रभार लेगा। तुम एक्सल रसद का 1/3 और हथियार ले लो और मैं बाकी रसद और नाजुक उपकरण ले लूंगा। लेकिन मैंने कहा, ये कपड़े और सीढ़ियों और रस्सियों का ढेर, इनका क्या होगा? वे अपने आप नीचे चले जाएंगे। ऐसा कैसे? मैंने पूछा। आप अभी देखेंगे। मेरे चाचा हमेशा शानदार संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते थे। आदेशों का पालन करते हुए हंस ने सभी गैर नाजुक वस्तुओं को एक बंडल में बांधा, उन्हें मजबूती से बांधा और हमारे सामने उन्हें खाड़ी में भेज दिया। मैं नीचे उतरते हुए गठरी की धीमी आवाज सुन रहा था। मेरे चाचा खाई पर झुके हुए संतुष्ट भाव से सिर हिलाते हुए सामान के नीचे उतरने का अनुसरण कर रहे थे, और जब वे पूरी तरह से सामान को भूल चुके थे तभी सीधे खड़े हुए। बहुत अच्छा, अब हमारी बारी है। अब मैं किसी भी समझदार आदमी से पूछता हूँ कि क्या उन शब्दों को बिना सिहरन के सुनना संभव था। प्रोफेसर ने अपने उपकरणों का बंडल अपने कंधों पर लटकाया। हंस ने उपकरण उठाए, मैंने हथियार उठाए और इस क्रम में उतरना शुरू हुआ। हंस, मेरे चाचा और मैं। ये गहन मौन में हुआ, जिसे केवल अंधेरे खाई में ढीले पत्थरों के उतरने से ही तोड़ा गया। मैं मानो गिर पड़ा, एक हाथ से दोहरी रस्सी को पकड़कर और दूसरे हाथ से अपनी छड़ी के सहारे खुद को दीवार से टिकाकर। एक विचार ने मुझे लगभग जकड़ लिया। डर था कि कहीं वह चट्टान टूट न जाए जिससे मैं लटका हुआ था। ये रस्सी 3 लोगों के लिए लटकने के लिए एक नाजुक चीज लग रही थी।
मैंने इसका जितना संभव हो सके उतना कम उपयोग किया, लावा के उभारों पर संतुलन के अद्भुत करतब दिखाते हुए, जिन्हें मेरा पैर हाथ की तरह पकड़ता हुआ लग रहा था। जब हंस के भारी शरीर के नीचे इन फिसलन भरे कदमों में से एक हिल गया, तो उसने अपनी शांत आवाज में कहा, दे दो। उद्धरण चिन्ह, सावधान, मेरे चाचा ने दोहराया। आधे घंटे में हम चिमनी के एक ओर से दूसरी ओर तक फंसी चट्टान की सतह पर खड़े थे। हंस ने रस्सी के एक सिरे को खींचा, दूसरा सिरा हवा में उठ गया। ऊंची चट्टान को पार करने के बाद वह फिर नीचे आ गया और अपने साथ पत्थर और लावा के टुकड़ों की खतरनाक बौछार लेकर आया। अपनी संकरी जमीन के किनारे पर झुककर मैंने देखा कि छेद का तल भी अदृश्य था। यही प्रक्रिया रस्सी के साथ दोहराई गई और आधे घंटे बाद हम 200 फीट और नीचे उतर आए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पागल भूविज्ञानी उन चट्टानों की प्रकृति का अध्ययन कर सकता था जिनके पास से हम गुजर रहे थे। मुझे यकीन है कि मैंने उनके बारे में अपना सिर परेशान किया था। प्लियोसीन, मियोसीन, एओसीन, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, पर्मियन, कार्बोनफेरस, डेवोनियन, सिलुरियन या प्रिमिटिव सभी मेरे लिए एक ही थे। लेकिन प्रोफेसर निस्संदेह अपने अवलोकनों को आगे बढ़ा रहे थे या नोट्स ले रहे थे, क्योंकि हमारे एक पड़ाव में उन्होंने मुझसे कहा, जितना आगे मैं जाता हूँ उतना ही मुझे विश्वास होता है। इन ज्वालामुखीय संरचनाओं का क्रम देवी के सिद्धांतों की सबसे मजबूत पुष्टि करता है। अब हम आदिम चट्टानों में से हैं जिन पर रासायनिक क्रियाएं हुई जो धातुओं के प्राथमिक क्षारों के पानी के संपर्क से उत्पन्न होती हैं। मैं केंद्रीय ऊष्मा की धारणा को पूरी तरह से नकारता हूँ। हम बहुत जल्द ही इसके और सबूत देखेंगे। कोई बदलाव नहीं, हमेशा एक ही निष्कर्ष। बेशक मैं बहस करने के लिए इच्छुक नहीं था। मेरी चुप्पी को सहमति के रूप में लिया गया और वंश जारी रहा। 3 घंटे और बीत गए और मुझे चिमनी का कोई तल दिखाई नहीं दिया। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि चिमनी का छिद्र धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इसकी दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रही थीं और अंधेरा छाने लगा था। फिर भी हम नीचे उतरते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि गिरते हुए पत्थरों का प्रतिरोध पहले से ही हो रहा था और झटके से अचानक और धीमी आवाज आ रही थी। चूंकि मैंने रस्सी के साथ हमारे युद्धाभ्यास का सटीक हिसाब रखने का ध्यान रखा था, जिसके बारे में मुझे पता था कि हमने 14 बार दोहराया था, प्रत्येक उतराई में आधे घंटे का समय लगा था, इसलिए निष्कर्ष निकालना आसान था कि हम 7 घंटे और आराम के 14 क्वार्टर में थे, जो 10 घंटे और आधे थे। हमने 1 बजे शुरुआत की थी, इसलिए अब 11 बजे होंगे, और जिस गहराई तक हम उतरे थे वह 14 गुना 200 फीट या 2800 फीट थी। इसी समय मैंने हंस की आवाज सुनी, रुको, वह चिल्लाया। जैसे ही मैं अपने चाचा के सिर पर पैर रखने जा रहा था, मैं रुक गया। हम वहाँ हैं, वह चिल्लाया। कहाँ? मैंने उसके पास आते हुए पूछा। लंबवत चिमनी के नीचे, उसने उत्तर दिया। क्या आगे कोई रास्ता नहीं है? हाँ, वहाँ एक रास्ता है जो दाहिनी ओर झुकता है। हम कल इस बारे में देखेंगे। चलो खाना खाकर सो जाते हैं। अभी अंधेरा पूरा नहीं हुआ था। भोजन का डिब्बा खोला गया, हमने खुद को तरोताजा किया और पत्थरों और लावा के टुकड़ों के बिस्तर पर जितना हो सका सो गए। पीठ के बल लेटकर मैंने अपनी आंखें खोलीं और 3000 फीट लंबी विशालकाय ट्यूब के सिरे पर प्रकाश का एक चमकीला चमकता बिंदु देखा, जो अब एक विशाल दूरबीन बन चुका है। यह एक ऐसा तारा था जो इस गहराई से देखने पर अपनी सारी चमक खो चुका था और मेरे हिसाब से यह 46 उर्सा माइनर होना चाहिए। फिर मैं गहरी नींद में सो गया।